नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी ऐतिहासिक पहेली को सुलझाने वाले हैं जिसने दशकों से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। हम बात कर रहे हैं 2026 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए उस ऐतिहासिक फैसले की, जिसने धार के सदियों पुराने भोजशाला परिसर को लेकर एक बिल्कुल नई तस्वीर पेश कर दी है। ऐतिहासिक दस्तावेज, जमीन के नीचे दबे पुरातात्विक साक्ष्य और आखिर इस फैसले का मूल आधार क्या था। चलिए, बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। जरा सोचिए, एक ही इमारत लेकिन उसकी पहचान दो बिल्कुल अलग अलग धर्मों से जुड़ी हो। धार स्थित इस परिसर के नीचे आखिर क्या छिपा है, ये दशकों तक एक बड़ा रहस्य बना रहा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई के आधिकारिक रिकॉर्ड्स में लंबे समय से इस जगह को भोजशाला और कमाल मौला की मस्जिद दोनों के ही रूप में दर्ज किया गया था। इस दोहरी पहचान ने स्वाभाविक रूप से कई सवालों को जन्म दिया कि भाई, आखिर इस जटिल सी दिखने वाली संरचना की असलियत है क्या। इसी रहस्य को हमेशा के लिए सुलझाने के लिए अदालत के निर्देश पर 2024 में एएसआई ने 98 दिनों तक चलने वाला एक विशाल और वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया, और इसके जो नतीजे आए वो सच में चौंकाने वाले थे। उनकी 2000 पन्नों की विस्तृत रिपोर्ट में 1700 से ज्यादा ऐतिहासिक अवशेषों का जिक्र है। वहां गणेश, ब्रह्मा और सरस्वती जैसी हिंदू देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां मिली, और साथ ही जैन धर्म से जुड़ी आकृतियां भी प्राप्त हुईं। इसके अलावा इस्लामी काल के अरबी और पारसी शिलालेख भी मिले, जिनमें पुरानी इमारतों के पत्थरों का इस्तेमाल करके कुरान की आयतें उकेरी गई थीं। और सबसे अहम थे वहां के वास्तुशिल्प से जुड़े तत्व, जिन्होंने पूरी कहानी ही पलट दी। अब एएसआई की रिपोर्ट में वास्तुकला को लेकर एक बहुत ही तकनीकी लेकिन जरूरी शब्द का इस्तेमाल किया गया था, रबल मेसनरी। इसे अगर आसान भाषा में समझें तो ये निर्माण की एक ऐसी तकनीक है जिसमें पहले से मौजूद पुरानी इमारतों के टूटे हुए हिस्सों और मलबे का उपयोग करके कोई नई संरचना खड़ी कर दी जाती है। जाहिर है, इसमें कोई एक जैसी डिज़ाइन नहीं होती। एएसआई के सर्वे से ये बिल्कुल साफ हो गया कि जो वर्तमान इस्लामी संरचना है, यानी कमाल मौला मस्जिद, वो असल में सदियों बाद बनाई गई थी, और इसे बनाने में 11वीं सदी के एक बहुत ही विशाल परिसर के हिस्सों को खोलकर उनका दोबारा इस्तेमाल किया गया था। तो इतिहास के पन्नों में उलझे इस पूरे विवाद के पीछे दोनों पक्षों के असल दावे क्या थे, आइए उसे समझते हैं। दोनों पक्षों के दावों को अगर हम बिल्कुल निष्पक्ष रूप से देखें तो स्थिति कुछ यूं थी। हिंदू पक्ष का मजबूती से ये दावा था कि ये जगह मूल रूप से 11वीं सदी का देवी सरस्वती का एक भव्य मंदिर है और संस्कृत शिक्षा का एक महान केंद्र रही है। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष का ये तर्क था कि ये परिसर सदियों पुरानी कमाल मौला मस्जिद है। उनका कहना था कि पीढ़ियों से इस जगह का इस्तेमाल मस्जिद के रूप में ही होता आ रहा है। दो बिल्कुल अलग दावे और जगह सिर्फ एक। ये पूरा मामला 2026 के इस ऐतिहासिक फैसले तक पहुंचा कैसे, चलिए एक नज़र इस टाइमलाइन पर डालते हैं। बात शुरू होती है 1935 से, जब धार रियासत ने एक ऐलान जारी करके यहाँ नमाज पढ़ते रहने का आदेश दिया था। फिर समय बीतता गया और 2003 में बढ़ते तनाव को शांत करने के लिए एएसआई ने एक बीच का रास्ता निकाला। मंगलवार को हिंदुओं को पूजा की अनुमति और शुक्रवार को मुसलमानों को नमाज की। दशकों तक यही सिलसिला चला। फिर आया 2024 का वो बहुचर्चित वैज्ञानिक सर्वेक्षण, जिसके आधार पर अंततः 2026 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पुरातात्विक और साहित्यिक सबूतों को देखते हुए इस स्थल को मूल रूप से एक मंदिर के रूप में कानूनी मान्यता दे दी। इस पूरी कहानी की जड़ें बहुत गहरी हैं। तो आइए समय के पहिए को पूरे 1000 साल पीछे 11वीं सदी में घुमाते हैं और बात करते हैं राजा भोज की। 1010 से 1055 ईस्वी तक मालवा पर राज करने वाले राजा भोज कोई साधारण राजा नहीं थे। वो एक पॉलीमैथ यानी एक बहुश्रुत विद्वान थे। एक तरफ तो वो ऐसे कुशल सैन्य नेता थे जिन्होंने अपने साम्राज्य को उत्तर में चित्तौड़ से लेकर दक्षिण में कोंकण तक फैला दिया, और दूसरी तरफ वो कला और विज्ञान के इतने बड़े संरक्षक थे कि आज भी इतिहास में उनकी मिसाल दी जाती है। मध्य प्रदेश का मशहूर शहर भोजपुर भी उन्हीं का बसाया हुआ है। क्या आप जानते हैं कि राजा भोज के जीवन से एक बेहद हैरान करने वाला किस्सा भी जुड़ा है? भोज प्रबंध नामक एक प्राचीन ग्रंथ के अनुसार जब राजा भोज जवान थे तो उन्हें भयंकर सिरदर्द की बीमारी हो गई थी। किंवदंती है कि उस जमाने में उज्जैन के सर्जनों ने मोह चूर्ण नाम के एक एनेस्थेटिक पाउडर से उन्हें बेहोश किया, उनकी खोपड़ी की हड्डी खोली, अंदर से एक ट्यूमर निकाला और फिर संजीवनी पाउडर सुंघाकर उन्हें वापस होश में ले आए।
सोचिए, 11वीं सदी में ब्रेन सर्जरी का ये संदर्भ कितना अविश्वसनीय लगता है। राजा भोज के ज्ञान का स्तर क्या था, इसे समझने के लिए सिर्फ ये नंबर याद रखिए, 84। माना जाता है कि उन्होंने अपने जीवनकाल में 84 किताबें खुद लिखीं या बड़े विद्वानों से लिखवाईं, और विषय भी कोई ऐसे वैसे नहीं। संस्कृत व्याकरण से लेकर शानदार वास्तुकला, पानी के जहाज बनाने की तकनीक, रसायन विज्ञान और यहाँ तक कि ग्लाइडर जैसी हवा में उड़ने वाली मशीनों पर भी वो सही मायनों में एक स्कॉलर किंग थे। और एक विद्वान राजा जाहिर है शिक्षा को ही सबसे ऊपर रखेगा। यही कारण था कि उन्होंने अपनी राजधानी धार में ज्ञान का एक महासागर स्थापित किया। 14वीं सदी के एक बेहद अहम जैन ग्रंथ प्रबंध चिंतामणि में ये साफ तौर पर लिखा है, परमार वंश के राजा भोज ने देवी सरस्वती की पूजा के लिए 1034 ईस्वी में भोजशाला मंदिर का निर्माण करवाया था। ये कोई मामूली लाइन नहीं है। अदालत के हालिया फैसले में यही वो सबसे पुख्ता साहित्यिक सबूत था जिसने इस जगह के मूल इतिहास को साबित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। आपको जानकर हैरानी होगी कि भोजशाला सिर्फ पूजा पाठ की जगह नहीं थी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी। ये संस्कृत शिक्षा और हिंदू दर्शन का एक ऐसा चमकता हुआ केंद्र था जहां 1400 से भी ज्यादा विद्वान रहा करते थे। कालिदास, भवभूति और माघ जैसे महान विचारकों की बौद्धिक परंपरा इसी जगह से जुड़ी थी। कल्पना कीजिए, दूर दूर से छात्र ज्ञान की तलाश में इस जीवंत और बौद्धिक माहौल का हिस्सा बनने आते होंगे। लेकिन समय के साथ साथ इतिहास की परतें चढ़ती गईं और ये महान विरासत कहीं दबकर रह गए। ऐसा नहीं है कि 2024 के सर्वे में ही सब कुछ पहली बार सामने आया। दरअसल एक सदी पहले ब्रिटिश काल में ही इस जगह के जटिल वास्तुकला पर लोगों की नज़र पड़ गई थी। 1912 में ब्रिटिश अधिकारी मेजर C.E. लुवार्ड ने धार एंड मांडू नाम की एक किताब लिखी थी, जिसमें उन्होंने इस क्षेत्र के ऐतिहासिक स्मारकों का बहुत बारीकी से अध्ययन किया था। और अगर आप उस किताब के पन्ने पलटें तो लुवार्ड ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि बाद के मुस्लिम शासकों ने 10वीं और 12वीं शताब्दी के हिंदू और जैन मंदिरों के पत्थरों और हिस्सों का दोबारा उपयोग किया था। उन्होंने ये भी देखा कि पुराने खंभों पर उकेरी गई देवी देवताओं की आकृतियों को बहुत ही सावधानी से मिटा दिया गया था। दिलचस्प बात यह है कि 1912 की ये ब्रिटिश रिपोर्ट आज 2024 की आधुनिक ASI रिपोर्ट के निष्कर्षों से एकदम सटीक मेल खाती है। अब जरा उन ठोस सबूतों की बात करते हैं जो वहां के पत्थरों पर खुद चीख कर इतिहास बयां कर रहे हैं। यहाँ सर्प के आकार के ऐसे स्तंभ मिले हैं जिन पर संस्कृत व्याकरण के नियम उकेरे गए हैं। इसके अलावा पत्थरों पर भगवान विष्णु के कूर्म अवतार की स्तुति लिखी है और कवि मदन का रचित पारिजात मंजरी नाम का एक पूरा का पूरा शास्त्रीय नाटक खुदा हुआ है। ये शिलालेख इस बात का निर्विवाद प्रमाण है कि ये स्थान कभी साहित्य और व्याकरण की शिक्षा का एक बेजोड़ केंद्र था। लेकिन इस पूरी कहानी में एक बहुत ही अफसोसजनक सच्चाई भी है। जिस देवी सरस्वती यानी वाग्देवी की पूजा के लिए राजा भोज ने इतना भव्य ज्ञान का केंद्र बनवाया था, उस देवी की मूल प्रतिमा आज भारत में है ही नहीं। धार का वो सबसे अनमोल रत्न वाग्देवी की असली मूर्ति आज लंदन के एक म्यूजियम में रखी हुई है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है। आधुनिक पुरातात्विक विज्ञान और हमारे कानून किस तरह से हमारे प्राचीन और कई परतों में दबे इतिहास को देखने का नजरिया बदल रहे हैं। भोजशाला का ये फैसला हमें बताता है कि कैसे जमीन में दबे पत्थर और सदियों पुरानी किताबें मिलकर वक्त की धुंध को हटा सकते हैं और सच को दुनिया के सामने ला सकते हैं। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको इतिहास के इस अनसुलझे पहलू के बारे में बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा।